हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलाभकारी संस्था के जो भी अभिलेख होते हैं, यानी जो भी उनका लेखांकन होता है वह किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और यह जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यह एनसीईआरटी बुक का ही टॉपिक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए एनसीईआरटी बुक में काफ़ी डीप में दिया हुआ है, तो इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसे रीड हम हर लाइन को करेंगे, बट जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम रिपीट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो देखिए, जो हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है वह किसी भी प्रकार के उत्पादन या फिर व्यापारिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती है। ठीक है, वह किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधि या किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन में शामिल नहीं होती है। तो अभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा, तो इस प्रकार की संस्था के संचालन के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो इनकी आय का जो मुख्य स्रोत होता है वह सदस्यों से अनुदान होता है, सरकारी सहायता होता है। ठीक है, और विनियोग से प्राप्त आय भी हो सकता है। ठीक है, अधिकतर लेन देन रोकड़ और बैंक के द्वारा किए जाते हैं, और जो हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वह कैश में किए जाते हैं। इसलिए सामान्यतः ये संस्थाएं एक रोकड़ पुस्तक रखती है, यानी कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है वह अपने पास कैश बुक को रखती है। ठीक है, कैश बुक रखती है, और इसमें वह जितने भी कैश से जुड़े हुए जितने भी रिसिप्ट होते हैं और जितने भी पेमेंट होते हैं इन सारे का क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। अब देखिए, इसमें वही कहा जा रहा है कि सभी प्राप्तियों और भुगतानों को लिखा जाता है। ठीक है, कैश से रिलेटेड जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको गैर व्यापारिक संस्था जो कैश बुक रखती है उसमें लिखा जाता है। ठीक है, यह एक लेखा बही भी प्रतिपादित करते हैं, यानी कि यह एक क्या बनाते हैं, लेखा बही भी बनाते हैं, जिसमें सभी आय, व्यय और परिसंपत्तियों और दायित्वों का अभिलेखन किया जाता है। और जो यह लेखा बही बनाती है गैर व्यापारिक संस्था उसमें सभी आय के, ठीक है, सभी आयों को, व्ययों को और परिसंपत्ति और दायित्वों को लिखा जाता है, जो कि एक लेखा वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय विवरण बनाने में सहायता करती है। अब देखिए, जो हमारी गैर व्यापारिक संस्था होती है वह एक लेखांकन वर्ष की समाप्ति होने पर वह अपने पास फिनांशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें वह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, और फिर बैलेंस शीट को वह प्रिपेयर करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी मूर्त संपत्तियों तथा उपभोग करने लायक को प्रलेखित करने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है, तो इसमें जितना भी लिखने योग्य बात होता है, यानी जितनी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी टैंजेबल एसेट्स हैं, ठीक है, मूर्त संपत्ति क्या होती है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, तो जिसे हम छू और देख सकते हैं तो वह मूर्त संपत्ति होती है। तो इस तरह के जितने भी जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है और उसमें सारे मूर्त संपत्तियों को लिखा जाता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि ये संस्थाएं कोई भी पूंजी खाता तैयार नहीं करती है, यानी जो हमारी गैर व्यापारिक संस्था है वह कैपिटल अकाउंट नहीं बनाती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इसके द्वारा नहीं बनाया जाता है। कैपिटल अकाउंट के जगह यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं वह क्या बनाती है, कैपिटल फंड बनाती है। ठीक है, कैपिटल फंड बनाती है, जिनको सामान्य निधि भी कहा जाता है, और इस कैपिटल फंड को सामान्य निधि भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि अधिलाभ, आजीवन सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्तियों के रूप में साल दर साल में हुई वृद्धि को बनाते हैं। अतः सदस्यों और अन्य दानकर्ताओं द्वारा प्राप्त निधि के गबन दुरुपयोग की संभावना को कम करने
या बचने के लिए उचित लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जब यह कैपिटल फंड बनाती है तो इससे क्या होता है कि जो संस्था में होने वाले जो गलत काम है, जिस तरह से संस्था में अगर मान लीजिए कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गबन हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो इससे कौन सुरक्षा प्रदान करता है? कैपिटल फंड, क्योंकि कैपिटल फंड में सारे अमाउंट लिखे होते हैं। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर चाह रहा है कि हम उस संस्था का दुरुपयोग करें तो वह नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए अंतिम खाते तथा अंतिम विवरण। अब देखिए अलाभकारी संस्था को प्रत्येक वर्ष के अंत में, ठीक है, अंतिम विवरण बनाने की आवश्यकता होती है। यानी जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड में उसे जो अंतिम विवरण होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाने की आवश्यकता होती है। यह संस्था लाभ न अर्जित करने वाली संस्थान है और इन्हें व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए जो हमारी गैर व्यापारिक संस्था है यह किसी भी प्रकार के व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु अब देखिए, लेकिन यह वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्ययों के लिए पर्याप्त आय है या नहीं, केवल इतना ही नहीं, इन्हें अंतिम सूचना इसके सदस्यों, दानकर्ताओं और एकत्रित तथा समिति के पंजीकर्ता को भी उपलब्ध करानी होती है। इस उद्देश्य के लिए इन्हें प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में इसे अंतिम खाते तैयार करने होते हैं और लेखांकन के सामान्य सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं और व्यापारिक संस्था के अंतिम खातों में शामिल है। अब देखिए इतना पूरा का हम इसका निष्कर्ष बता रहे हैं आप लोग को। तो देखिए जो हमारी गैर व्यापारिक संस्था होती है वह अपने पास ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, ठीक है, ना तो वह व्यापारिक खाता बनाती है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक है, यह अकाउंट वह नहीं बनाती है, ठीक है। जो गैर व्यापारिक संस्था होती है वह मुख्य रूप से अपने पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट को वह प्रिपेयर करती है। और देखिए यह प्रिपेयर करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसे यह जानकारी देनी पड़ती है कि क्या संस्था के द्वारा जो भी पैसे आए हैं, ठीक है, तो वह संस्था के संचालन करने में उतना पैसा जो है अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को बनाना पड़ता है, ठीक है। और जो गैर व्यापारिक संस्था के जो भी पंजीकर्ता हैं यानी जो भी रजिस्ट्रार है उन्हें यह सूचना देनी पड़ती है। इसलिए गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा ये तीनों प्रकार के जो विवरण है, ठीक है, या फिर जो अकाउंट है वह इसको शामिल किया जाता है। अब देखिए बैलेंस शीट क्या है? एक प्रकार का विवरण है, ठीक है, तुलन पत्र को हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम आप लोग को बताते हैं। देखिए जो हमारा प्राप्ति और भुगतान खाता है इसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं और जो हमारा आय व्यय खाता है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और जो तुलन पत्र है इसको बैलेंस शीट कहा जाता है। अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गैर व्यापारिक संस्था बनाती है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही एक दूसरा है मतलब दूसरे तरह का एक खाता होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसे व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। ये व्यापारिक संस्था कहने का मतलब है कि जो भी व्यापारिक संस्थाएं होती है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ठीक है। और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वह गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग का, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बैंक लेन देन का एक सारांश है। यानी जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है यह रोकड़ और बैंक लेन देन का क्या है? एक समरी है
जो कि आय और व्यय खाता और तुलन पत्र को तैयार करने में सहायता करता है। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाया जाता है। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से ये दोनों खाते बनाए जाते हैं। इसके साथ ही यह कानूनी रूप से आवश्यक भी है, क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान खाते को आय व्यय खाते के साथ तथा तुलन पत्र के साथ समितियों में पंजीकर्ता के पास जमा कराना होता है। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कानूनी रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम आय एवं व्यय खाते बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं तो इन दोनों अकाउंट के साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ता है। ठीक है, यानी बताना पड़ता है कि उस संस्था के कितने प्राप्तियां हैं और कितने भुगतान किए हैं। अब देखिए आगे क्या है कि आय एवं व्यय खाता लाभ तथा हानि खाते के समान होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वह लाभ हानि खाते के समान ही होता है, जिसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारा आय एवं व्यय खाता है तो यह गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो हमारा लाभ हानि खाता होता है वह व्यापारिक संस्था के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर इतना है। और व्यापारिक संस्थाएं सामान्यतः बैलेंस शीट तथा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से आय एवं व्यय खाता को तैयार करती है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा अव्यापारिक संस्था है, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वह तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट और प्राप्ति एवं भुगतान खाते यानी बैलेंस शीट, ठीक है, और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसकी सहायता से क्या बनाता है ये लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, इससे यह आशय नहीं है कि वह तलपट को तैयार नहीं करती है। आप देखिए जो हमारे गैर व्यापारिक संस्था है वह ट्रायल बैलेंस को भी बनाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस वो क्यों बनाती है। तो देखिए लेखा वहियों की शुद्धता की जांच के लिए वह तलपट को भी क्या करती है, तैयार करती है, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा साथ ही आय व्यय खाते और बैलेंस शीट को तैयार करने में सहायक होता है। यानी जो हमारा गैर व्यापारिक संस्था है वह ट्रायल बैलेंस भी बनाती है, और इस ट्रायल बैलेंस के माध्यम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ये तीनों बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें मेरे द्वारा बताया गया हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग का यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि आप लोग का होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोग किस तरह से बनाया जाता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन तरह के जो रिसिप्ट होते हैं और कौन कौन तरह के जो पेमेंट होते हैं वह शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।